हेलो बच्चों, आपका स्वागत है ध्रुवा कैरियर इंस्टीट्यूट के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। जी प्यारे बच्चों, आपने लेक्चर नंबर 7 तो देखा ही होगा, जो कि हम फिजिक्स की क्लासेस ले रहे थे। उसमें कई लेक्चर के सीरीज हमने दिए थे आपको पिछली बार, और उसमें लेक्चर नंबर 7 पे हमने होल्ड किया था। जी बच्चों, उसी के क्रम में ये आज का लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। और कुछ वीडियोस आने में, लेक्चर आने में थोड़ा सा डिले हुआ है, बहुत ज़्यादा डिले हुआ है। कुछ ऐसी ही परिस्थितियां आ गई थी, ऐसे ही कुछ परेशानियां आ गई थी जिससे हम वीडियो नहीं बना पा रहे। तो फिर से हम आपके समक्ष लेक्चर नंबर 8 लेकर के उपस्थित हुए हैं, और आपके पेपर को अभी 2 महीने बाकी हैं, और 2 महीने में हम फिजिक्स का क्लास बहुत ही बेहतरीन ढंग से कराने का प्रयास करेंगे। आगे आज के लेक्चर के बाद आगे जो भी क्लासेस आएंगी वो 1 शॉट क्लासेस आएंगी, माने जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ वही टॉपिक और उन्हीं क्वेश्चंस और उन्हीं न्यूमेरिकल्स का हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे आपका कम समय में अच्छी तैयारी हो पाए। आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे हम टॉपिक पे बात करते हैं। पीछे लेक्चर नंबर जो 7 आपका हुआ था, उसमें आपने देखा था कि इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर, ये आपने पढ़ लिया था। तो आज उसी क्रम में हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना? तो क्या ये क्लियर है आपको? तो जो मेरे प्यारे बच्चे हैं जो लेक्चर को देख चुके थे और जो वेट कर रहे थे कि अभी नहीं आया लेक्चर, कब आएगा, हम लोग 7 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आप से हम तहे दिल से पुनः माफी मांगते हैं, और आगे आइंदा से आपके पढ़ाई में कोई विघ्न नहीं आएगा। प्रत्येक दिन आपको लेक्चर मिलते रहेंगे, आपकी पढ़ाई में हम आपके साथ खड़े मिलेंगे, बने रहेंगे, और आपकी तैयारी में 4 चांद लगाते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, आपने देखा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर हमने पढ़ लिया था, जिसमें 6 बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। अब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर में हम जो है देखते हैं कि कितने पॉइंट हैं और उसको चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। इसमें जो पहला टॉपिक हमने लिया है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट इंफिनिटी। क्या मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया जाए, इंफिनिटी पे रख दिया जाए, तब उसका इमेज कहां बनेगा, उसका साइज क्या होगा और उसकी पोजीशन क्या होगी। ये तीनों टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा फिगर। तो आप ये देखिए, ये है हमारा ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का हमने अपने पिछले लेक्चर में बात किया है कि जो बीच से जाने वाली लाइन होती है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। एज प्रीवियस, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। और प्रिंसिपल एक्सिस की यहाँ पर जो ये पॉइंट है इसको पोल कहते हैं, और यहाँ इधर कहीं इंफिनिटी है। तो इंफिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी है तो याद करो अकॉर्डिंग टू द रूल इमेज फॉर्मेशन का कि सबसे पहले लाइट रेज आएंगे। क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है, इसलिए ये फर्स्ट डाइवर्ज करेगा लाइट को, ऐसे ही नीचे डाइवर्ज करेगा। बट जब आप प्रोसीड करते हो आगे की तरफ, जब आप इसको जो है प्रोसीड करते हो, तो ये जाकर के फोकस पर ऐसे ऐसे मिलती हैं। ठीक है ना। तो यहीं पर जहां पर फोकस पे दोनों रेज डाइवर्जन के बाद उनको हम बैकवर्ड जब प्रोसीड करते हैं तो जहां फोकस में मिलती हैं, यही हमारा बनता है इमेज। ठीक है ना। तो यहां पे देखो हमने लिख भी रखा है कि द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज इन डिफरेंट डायरेक्शन। सबसे पहले जो लाइट रेज आती है ऑब्जेक्ट से वो कॉन्वेक्स मिरर के सरफेस पे पड़ेगी और डाइवर्ज होगी इन डिफरेंट डायरेक्शन। फिर उसके बाद में ठीक डायरेक्शन एंड डू नॉट मीट टुगेदर, और आपस में नहीं मिलेंगी। एज रिजल्ट नो रियल इमेज इज फॉर्म। यहां पर जब ये आपस में मिलती नहीं है तो कोई रियल इमेज नहीं बनेगा। ठीक है ना। जब इनको हम बैकवर्ड प्रोसीड करते हैं तो इमेजिनरी लाइन के थ्रू ये फोकस पे जाकर के मिलते हैं। तो यहां पर अगर हम 3 पॉइंट जो निकाल के बताएं, जो हमने आपको लेक्चर नंबर 7 में भी बताया था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर के केस में, कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, एट फोकस होगा। देखो यहाँ पर फोकस बन रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एट फोकस। क्या होगा मेरे लाल, एट फोकस। फिर दूसरा पॉइंट है कि साइज ऑफ इमेज क्या होगा। तो देखो साइज कितना है, बहुत ही छोटा है, माने पॉइंट साइज कितना होगा, पॉइंट साइज।
है ना, पॉइंट साइज्ड होगा, पॉइंट साइज का इमेज बनेगा। ओके बेटा, नेचर क्या होगा, तो जाहिर सी बात है वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। कॉन्वेक्स के केस में वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। हमने अपने लेक्चर नंबर 7 में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर के केस में आपको बताया था कि इमेज क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और रियल बनेगा। इसमें क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। ठीक है ना, तो यहां पर क्या रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ठीक है मेरे लाल, समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत की बात। वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, माने सीधा बनेगा और वर्चुअल बनेगा। तो आशा करते हैं कि ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना बेटा, आगे चलें हम। वेरी गुड। दूसरा टॉपिक है हमारा कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। दूसरा टॉपिक कह रहा है बेटा कि अगर ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी पोल और इंफिनिटी के बीच में रख दें तब इमेज कहां बनेगा और उसका साइज क्या होगा और नेचर क्या होगा। तो आइए, ये हमारा टॉपिक हो गया और ये हमारा इमेज हो गया। ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, जैसे कि हमने अभी बताया आपको पीछे कि ये है कॉन्वेक्स मिरर है। वेरी गुड, समझ में आ गया ना, ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब यहां पर क्या कह रहा है कि कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो। क्या कह रहा है बेटा, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखने को कह रहा है। ऑब्जेक्ट को व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर, कहीं भी, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। तो पोल आपका क्या है भाई, पोल हमारा ये है, पोल हमारा ये है और इंफिनिटी कहीं इधर की तरफ है। तो पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखने की बात कह रहा है ये। तो यहां हमने रख दिया T और S, एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब यहां से लाइट रेज जाएगा, ठीक, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन के हिसाब से ये लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और चूंकि डाइवर्जिंग नेचर का होता है कॉन्वेक्स मिरर, तो ये सबसे पहले फर्स्ट डाइवर्ज द लाइट करेगा। उसके बाद में जब इसको हम बैकवर्ड प्रोसीड करेंगे तो जाकर के कहां मिलेगा, फोकस पे। फिर यहां से एक और लाइट रेज जाएगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को होकर के जाएगी। तो चूंकि ये यहां से यहां तक जाएगी रियल तरीके से और जैसे ही कॉन्वेक्स मिरर से टकराएगी तो जब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस भी आएगी। तो इसलिए इसका पाथ कहीं से दिखेगा नहीं आपको कि ये डाइवर्ज कैसे हो रही है। जैसे ये देखो, ये लाइट रे जा रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये डाइवर्ज होते नजर आ रही है। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है तो इसलिए इसी पाथ पे डाइवर्ज भी हो रही है, इसलिए आपको दिख नहीं रही है। ठीक है बेटा, तो ये इस पे डाइवर्ज हो रही है, लेकिन जब ये इसे जाएगी इधर तो ये कहाँ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। तो ये कहाँ काटेगी, इसको यहां पर काटेगी। तो अगर इसको हम मिलाएंगे तो T डैश S डैश क्या होगा, इसका इमेज होगा। क्या समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत की बात, एक बार फिर से समझ लो। ठीक है ना, ऐसे जाएगी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आ रही तो डाइवर्ज हो जाएगी, उसको बैकवर्ड प्रोसीड करेंगे तो फोकस तक जाएगी और एक लाइट रेज इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी जो दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काटेंगे और T डैश S डैश इसका क्या होगा बेटा, इमेज होगा। क्या होगा मेरे लाल, इमेज होगा। तो यहाँ पर 3 पॉइंट हमारे फिर से आ जाते हैं कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा। तो यहाँ पे बता सकते हो बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड फोकस, यहाँ पे बता दो बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में इमेज बनेगा, है ना। साइज क्या होगा, तो देखो ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी है, ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी है और इसका साइज आई का देखो कितना छोटा है, बहुत छोटा है। तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, क्या होगा मेरे लाल, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। नेचर क्या होगा, तो ऑब्वियसली जो हमने अभी बताया वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट माने सीधा, देखो ऑब्जेक्ट भी ऐसे ही है और इमेज भी ऐसे बन रहा है। तो यहां पे बता देंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या बेटा समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ गया तो हम आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो अब हम बात करेंगे यूज ऑफ कॉनकेव मिरर कि कॉनकेव मिरर का हमने पढ़ तो लिया, इमेज फॉर्मेशन भी पढ़ लिया, अब इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आइए कुछ हमने बना रखे हैं, कुछ आपको इमेज दिख रहे होंगे। ये हमने इमेज इसलिए पिक किया है ताकि आपको समझने में ज्यादा आसानी हो और हमें समझाने में भी मजा आए। ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं। तो
पहला यूज कहां किया जाएगा मेरे लाल? कॉनकेव मिरर आर यूज इन टॉर्च। कहां पे? टॉर्च, ठीक, सर्च लाइट जो आती हैं एंड व्हीकल्स में प्रयोग किया जाता है। ठीक बेटा, ठीक, एकदम वन शॉट पढ़ा रहे हैं, रिपीटेशन आपको बहुत कम मिलेगा ताकि आपके एग्जाम में ज्यादा मदद हो पाए। ठीक है बेटा, बहुत कम समय है इसलिए हमें बहुत ज्यादा पढ़ना है और इसलिए वन शॉट करने का हम प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से हर चीज समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो मैं एक वर्ड को कई बार नहीं बोलूंगा, रिपीट नहीं करूंगा आपको। आप समझदार हो चूंकि आप इतना पढ़ ही डाले हो। ठीक, बस ये समझ लो कि आपको हम रिफ्रेशमेंट दे रहे हैं, रिफ्रेश आपको कर रहे हैं, आपके ज्ञान को हम आपके नॉलेज को थोड़ा सा बूस्ट कर रहे हैं। आप पढ़ चुके हो, रिवीजन के तौर पर इस क्लास को आप करिएगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर कॉनकेव मिरर का यूज कहां किया जाता है? टॉर्च में किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है और व्हीकल्स में किया जाता है। व्हीकल्स कहां पे? हेडलाइट, है ना, टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है, जो मोटरसाइकिल वगैरह का जो है आगे हेडलाइट होता है या जो कार वगैरह का आगे का हेडलाइट होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक बेटा, दूसरा आगे चलें हम। These are also used as saving mirror to see a large image of the face। इसको सेविंग मिरर के रूप में भी प्रयोग करते हैं ताकि जब दाढ़ी वाड़ी हम बनाते हैं तो उसमें हमारा चेहरा जो है वो इनलार्ज दिखे, बड़ा दिखे, जिससे कटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, चेहरा कटता नहीं है। ठीक है ना, तो चूंकि जो कॉनकेव मिरर होता है ये इमेज को क्या कर देता है? इनलार्ज कर देता है, इसलिए जब उसमें हम अपना चेहरा दे करके दाढ़ी बनाएंगे तो चेहरा हमारा थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, जिससे कटने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो दाढ़ी बनाने वाले मिरर के रूप में भी प्रयोग करते हैं। दूसरा, द डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ देयर पेशेंट। डेंटिस्ट माने जो दांत का डॉक्टर होता है वो इस प्रकार के लेंस का प्रयोग अपने पेशेंट के दांतों को देखने के लिए करता है। इसे ऊपर क्या खराबी है उसमें इसके इमेज को देखने के लिए ये देखो कॉनकेव मिरर का प्रयोग जो डेंटिस्ट हैं वो कर रहे हैं ताकि इनको बढ़िया से स्पष्ट ऊपरी दांत का एग्जामिनेशन अच्छे से करने में सहायता मिल रही है और अपने पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट दे पाएंगे। ठीक है बेटा, तो डॉक्टरी लाइन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा अगला है मतलब दिस मिरर आर आल्सो यूज इन सोलर फर्नेसेस। सोलर फर्नेसेस में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है एंड सोलर कुकर में टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट। अब ये देखो हमने कुछ इमेज बना रखा है इस प्रकार के जो लगे हुए हैं ये शीशे टाइप के, ये कॉनकेव मिरर ही तो है। ये लाइट को कन्वर्ज करके यहाँ पर सोलर कुकर रखा हुआ है, सोलर कुकर के बॉटम में लाइट को क्या कर देता है? बीम के रूप में यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, जिससे हीट जनरेट होता है और इसके अंदर रखा हुआ जो पदार्थ है वो बन जाता है। तो इस प्रकार से सोलर फर्नेसेस, सोलर कुकर में इसका प्रयोग किया जाता है। क्या समझ में आया बेटा? थोड़ा सा वन शॉट है इसलिए रिपीटेशंस नहीं है, आप इसको रिवीजन के तौर पर इस क्लास को एज इट इज करिए, जैसा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एज इट इज आप इसको लर्न कर लीजिए। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। आगे की यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ प्रयोग होता है? आपने तो कॉनकेव देख लिया, तो कॉन्वेक्स कहाँ कहाँ यूज होता है? तो ये भी पहला क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर है ना, आउटवर्डली कहाँ पे यूज होगा बेटा? outwardly, so they provide a wide field of view and also give an erect image of the object। ठीक है ना, curved outwardly, curved माने मुड़े होते हैं बाहर की तरफ, so इसलिए they provide a wide field of view and also give an erect image, इसलिए ये curved होते हैं बाहर की तरफ। देखो ऐसे मुड़ा होगा, है ना, कहीं पे जहां पे एसएसबी कैंप रहता है, एसएसबी वालों का जो है बटालियंस जहाँ पे रहती हैं, है ना, उनके पास में या कहीं कहीं बड़े बड़े मॉल्स के पास में, हॉस्पिटल के पास में या कहीं सरकारी जगहों पर ऐसे आपने मिरर साइड में रोड के देखा होगा। तो ये बाहर की तरफ ऐसे कर्व्ड होते हैं। तो ये क्या करते हैं बेटा? ये कर्व्ड आउटवर्डली बाहर की तरफ मुड़े होते हैं, इसलिए इनका वाइड फील्ड का व्यू ये छोटे में करके दिखा देते हैं, है ना। तो इसका बहुत बड़े इमेज का छोटे में करके देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। वाइड व्यू देखता है ये, आल्सो गिव एन इरेक्ट एंड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और एकदम ऑब्जेक्ट का सीधा जैसे एज इट इज ऑब्जेक्ट है, जैसे ऐसे पेन है तो इसी का ऑब्जेक्ट इमेज ऐसे यहाँ पर दिखाता है, ताकि सामने वाला देखने में उसको कोई हिचक भी नहीं होती है, अच्छे से पता भी चल जाता है कि पीछे कौन सी वाहन आ रही है। और इसका प्रयोग हेंस दे आर यूज्ड एट क्राउडी प्लेसेस, इसलिए इसका क्राउडी प्लेसेस में, क्रॉसिंग एंड मॉल्स,
फॉर सिक्योरिटी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे जगहों पर आपने इसको पहले कभी देखा होगा। हमारे एरिया के जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप कभी जब एसएसबी कैंप नानपारा की तरफ गए होंगे बेटा, तो साइड में ये चीज लगा हुआ है, तो वो कॉन्वेक्स मिरर ही है। देखो वाइड व्यू को देखने के लिए इस मिरर का वहां पर प्रयोग किया जा रहा है मेरे लाल। आगे चलें। दीज मिरर आर कॉमनली यूज इन व्हीकल्स एज रेयर व्यू मिरर। जो गाड़ी के शीशे होते हैं, मोटरसाइकिल के शीशे जो ऐसे लगे होते हैं बेटा, वो भी तो आपके कॉन्वेक्स मिरर ही होते हैं। बहुत बड़े बड़े जो पीछे वाहन से आते रहते हैं, उनका बहुत वाइड एंगल का छोटे में आपको व्यू दिखा देता है, ताकि आप गाड़ी में देख करके पीछे जान जाते हैं कि कौन सा वाहन आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है बेटा, तो मोटरसाइकिल में उसमें प्रयोग होता है रेयर मिरर के रूप में। कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन स्ट्रीट लैम्प so as to diverge the light over a large area। ये स्ट्रीट लाइट है, इसमें देखो एक कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किया गया है कि अंदर जो लगा बल्ब है वो अपने प्रकाश को बाहर की तरफ प्रोड्यूस करेगा, और जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है ये डाइवर्जिंग नेचर का है, इसलिए पूरे लाइट को डाइवर्ज कर देगा, स्कैटर कर देगा पूरे फील्ड में, जिससे उजाला पर्याप्त मात्रा में मिल पाएगा उस एरिया को। ठीक है बेटा, तो इसका प्रयोग स्ट्रीट लाइट लैंप में भी किया जाता है। तो आगे चलें, ये समझ में आ गया होगा। अब साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना बेटा। तो साइन कन्वेंशन, चूंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी, ये टॉपिक न्यूमेरिकल में काम आएगा। बिना साइन कन्वेंशन के मेरे लाल आप इसको पढ़ पाना, आपके लिए न्यूमेरिकल लगा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जो बच्चे साइन कन्वेंशन के बारे में अच्छे से जानते हैं, उनके न्यूमेरिकल भी बहुत ही मक्खन तरीके से लगेंगे। जिनके साइन कन्वेंशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा सीख लें, अभी वक्त है हमारे पास सीखने का। ठीक है, तो आइए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि साइन कन्वेंशन हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे बनाएंगे। तो मेरे लाल आपने वो पढ़ा होगा, जब 9th में आप रहे होंगे तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वाड्रेंट्स पढ़ाया गया होगा। क्या पढ़ाया गया होगा मेरे लाल? क्वाड्रेंट्स पढ़ाया गया होगा। तो जैसे यहाँ पर हम बात कर लें, ये हमारे पास ऐसे एक लाइन है जिसको हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स में या अभी 10th में भी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, तो उसमें भी इसको देखा होगा। इसको हम बोल देते हैं जनरली वाई, इसको बोल देते हैं वाई डैश। ये वाई एक्सिस है और ये कॉमनली एक्स है और ये एक्स डैश है, ये पूरी एक्स एक्सिस है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत की बात? यहाँ पे मेरे लाल हम यूज करने वाले हैं, ये हमारा होता है ओरिजिन। क्या होता है? ओरिजिन होता है। और आपने देखा होगा कि इधर के सारे नंबर क्या होते हैं बेटा? प्लस में होते हैं, है ना, ऐसे प्लस में होते हैं। इधर के सारे नंबर भी किस में होते हैं मेरे लाल? प्लस में होते हैं, पक्का। और इधर के सारे नंबर किस में होते हैं? माइनस में होते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर रहा हूं बस आपको। बाकी आप तो बेहतरीन है ही, आपने इतना पढ़ाई तो किया ही है, बस इसको रिवीजन के तौर पे इस क्लास को आप लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा और इसको नाम दिया गया होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या नाम दिया गया होगा मेरे लाल? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसको कहा गया होगा सेकंड क्वाड्रेंट। क्या कहा गया होगा बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत की बात? क्वाड्रेंट कहा गया होगा। इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहा गया होगा मेरे लाल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? बताओ जरा। पढ़े हो ना? अभी 10th में भी देखा होगा, ये तो 10th में नहीं आया होगा, लेकिन 9th में ये क्वाड्रेंट आपने चतुर्थांश, हिंदी में चतुर्थांश पढ़ा होगा बेटा। हाँ सर, हिंदी से आप बता दो, बस हम जान जाएंगे। हम सब बता देंगे बेटा, आप खाली पढ़ो, हम सब बता देंगे, आप चिंता न करो। अब मैं आ गया हूँ, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक, मैं खड़ा हूँ पढ़ाने के लिए बेटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो साइन होते हैं, देखो एक्स भी पूरा प्लस प्लस है, ये भी प्लस प्लस है, इसलिए इसमें क्या होगा? प्लस प्लस ही साइन होंगे बेटा। इसको ऐसे करके गोला मार लो ताकि अभी पहचानने में मुश्किल ना हो। आप देखोगे कि इसमें जो एक्सिस होते हैं वो एक्स और वाई लिए जाते हैं, तो एक्स जो होगा पहले क्या होगा? जो इसके एक्सिस होते हैं बेटा, क्या होते हैं? इसके एक्सिस जो होते हैं वो एक्स कामा वाई लिए जाते हैं, है ना। मैं मैथमेटिक्स नहीं बता रहा हूँ, जस्ट आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि ऐसा साइन कन्वेंशन अभी इसमें हम निकालने वाले हैं, तो इसकी जरूरत यहाँ पर पड़ेगी मेरे लाल। ठीक, तो इसलिए एक्स वाली लाइन में पहले वैल्यू आप किस चिन्ह में ये देखोगे? ऐसे मान लो अब मैं इस वाले दूसरे वाले क्वाड्रेंट में आना है, तो इसमें देखोगे सबसे पहले जो एक्स वाली आपकी लाइन है उस पे जो नंबर है किस में है? देखो माइनस माइनस में है, इसलिए पहला माइनस रहेगा। फिर वाई वाली किस में है? प्लस है, तो इसलिए दूसरा क्या रहेगा मेरे लाल? प्लस रहेगा। ऐसे तीसरे में आ जाओ, तो तीसरे में भी आपको देखना है कि एक्स किस में है? माइनस में है, और दूसरा वाई किस में है? माइनस में है।
ठीक है ना। ऐसे तीसरे में आ जाओ मेरे लाल, इसमें x देखना है तो x किस में, प्लस में, और दूसरा किस में है, माइनस में, है ना। तो इस प्रकार से आपके चारों क्वाड्रेंट हमने बता दिए। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया, पक्का आया समझ में, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट आप देख लो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, अभी इसका इसमें काम आएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको रफली क्या करूंगा, यूज करने वाला हूं टोटल यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख लो ध्यान से, अगर ये हो गया तो मैं इसको मिटा लूंगा, क्योंकि इसको मिटा लूंगा तब मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है ना। तो ये मैं मिटा रहा हूं, यहाँ पर हम इसको यूज करने वाले हैं। हमने एक बता दिया कि किस प्रकार से क्वाड्रेंट आप इसमें लोगे, तो ये एक्सेस भी हम हटा दे रहे हैं। अब सेम प्रकार की बेटा लाइन हम कहाँ करने वाले हैं, यहाँ पे खींचने वाले हैं। तो आ जाइए लाइन बना लेते हैं ऐसे। तो ये तो अपना एक प्रिंसिपल एक्सिस ही है, तो इसको प्रिंसिपल एक्सिस को भी ऐसे आने दो, यहाँ तक ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे आने दो यहाँ से, ठीक बेटा। तो इसको मान लेंगे x और इसको मान लेंगे x डैश मान लेंगे मेरे लाल, पक्का ना। इसको मान लेंगे x डैश, ऐसे ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, y, और ये क्या आ जाएगा मेरे लाल, y डैश आ जाएगा, ठीक। हाँ सर बहुत बढ़िया आपने समझा दिया बहुत अच्छे से। तो ये आपका क्या होगा बेटा, ऑरिजिन होगा, क्या होगा, ये ऑरिजिन होगा, ठीक। तो ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया और ये आपका हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। नहीं दिख रहा है, चलो ठीक, मैं बता दे रहा हूँ, मैं लिखा दे रहा हूँ बेटा। और ये हो गया आपका और ये हो गया बेटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया आपका ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट बेटा, है ना। अब यहां पे मेरे लाल एक चीज आप ये ध्यान रखो कि यहां पर जितनी भी डिस्टेंस ली जाती हैं वो कहां से ली जाएंगी, पोल से ली जाएंगी। ये पोल है ना यहाँ पर, है ना। तो इमेज कहां बन रहा है, ये ना इमेज है, इमेज ये ना है बेटा। तो इमेज का पोल से डिस्टेंस को क्या लिखते हैं, b लिखते हैं, है ना। पढ़ाई होगा बेटा, ये ऑब्जेक्ट है हमारी, तो ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस क्या होता है मेरे लाल, u होता है, पक्का समझ में आ रहा है। और ये है f माने फोकस, तो फोकस से आपका फोकस पॉइंट से पोल तक की दूरी को क्या कहते हैं बेटा, फोकल लेंथ कहते हैं। मैं यहां पर आपको थोड़ा सा बता भी दे रहा हूं, है ना। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहां से बेटा, फ्रॉम पोल, फ्रॉम पोल कितना हो जाएगा, u से लिखते हैं इसमें। u इज अ लेटर जिसको हम सिंबलाइज करेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना बेटा। चिंता करने की कोई बात नहीं, आपने पढ़ा होगा, खाली हम आपको रेफरेंस कर रहे हैं। द डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज को किससे लिखते हैं फिर, b से लिखते हैं, है ना। फिर फोकल लेंथ को, फोकल लेंथ को किससे लिखेंगे, फोकल लेंथ को किससे लिखेंगे बेटा, f से लिखेंगे, पक्का। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर आपको बता रखी है, आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे मेरे लाल। पहले हमने आपको एक ऐसे x लाइन y लाइन खींच दिया, फिर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन x खींच दिया, कहाँ पे, पोल से होकर के, और पोल को हमने मान लिया ओरिजिन, ठीक। अब इसमें हम लगाने वाले हैं मैथमेटिक्स। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ, और जहां जहां बेटा ये ऑब्जेक्ट इमेज था ये ऑब्जेक्ट का, तो इसको हमने आई बी डैश ए डैश इमेज है हमारा, तो यहां से पोल तक के डिस्टेंस को v कह दिया, और फोकस पॉइंट से पोल तक की दूरी को f कह दिया, और जहां पे ऑब्जेक्ट रखी है वहां से पोल तक के डिस्टेंस को u कह दिया, ठीक है ना। इसने सिंबलाइज कर दिया। अब आप देखो कि जो हमारे तीनों पॉइंट हैं f b u, ये कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा, तीसरे क्वाड्रेंट में है कि नहीं है। और तीसरा क्वाड्रेंट का सारा वैल्यू किस में होता है, देखो ये वाली सारी नंबर किस में होती है, माइनस में, है ना। तो पहला माइनस, और ये वाला भी नंबर माइनस में होता है, तो ये भी क्या रहेगा, माइनस। तीसरे क्वाड्रेंट अभी जो हमने बताया था ना, आपने स्क्रीनशॉट लिया था, वहां पे देखते हैं तो तीसरा क्वाड्रेंट किस साइन में आता है बेटा, माइनस में आता है। माने अगर हम बात करें किसमें, कॉनकेव मिरर के केस में मेरे लाल बताएं, तो जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है वो किस चिन्ह में लिया जाएगा, माइनस में, और जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो किस चिन्ह में लिया जाएगा, माइनस में, और जो फोकल लेंथ है बेटा वो भी माइनस में ली जाएगी, पक्का बेटा, कोई दिक्कत की बात। इसमें 2-3 बातें और याद कर लो मेरे लाल, जो आपको आगे अभी काम आएगा। द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो से लिखा जाता है द साइज ऑफ इमेज, द साइज ऑफ इमेज बेटा क्या होता है, तो
तो साइज ऑफ इमेज को आई से लिखते हैं। साइज क्या होता है और लेंथ क्या होता है? लेंथ ये है कि पोल से कितनी डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट रखी है, और साइज ये हो गया कि ऑब्जेक्ट कितनी, समझ गए ना, कितनी लंबी चौड़ी है। तो ये हो गया साइज, और पोल से कितनी दूरी पर रखी हो गई ऑब्जेक्ट, वो हो गया यू। तो आपने देखा बेटा कि कॉनकेव मिरर के केस में जो साइन कन्वेंशन है उसके लिए जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है, और जो फोकल लेंथ है, तीनों का मान क्या रहता है मेरे लाल? माइनस में रहता है। पक्का समझ पाए आप अच्छे से? ठीक है, अगर आप समझ गए हैं तो हम दूसरे केस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहां पे अब आ जाए हम अगर कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो यहां पर आप देखेंगे मेरे लाल, आपको फिर से हम थोड़ा सा इंडिकेशन करवा दें कि ये है हमारा फोकस। तो फोकस से पोल तक की दूरी को क्या कहते हैं मेरे लाल? फोकल लेंथ कहते हैं। और ये है हमारा इमेज, ये हमारा इमेज ऊपर की तरफ बन रहा है, तो पोल से यहां तक की दूरी को क्या बोलेंगे? डिस्टेंस ऑफ इमेज, है ना बेटा। अब पोल से हमारा जो ये है, ये क्या रहेगा बेटा? यू रहेगा, पोल से ही देखा जाएगा। समझ पाए? कोई दिक्कत की बात? तो यहां पे हमने आपको ये बता दिया कि कहां पे ऑब्जेक्ट है और उसका इमेज कहां बन रहा है और फोकल लेंथ क्या है। अब वही मैथमेटिक्स वाला थोड़ा सा रूल लगाना है मेरे लाल, कि इसमें क्या करना है आपको? इसमें करना है कि एक लाइन आपको ऐसे ड्रॉ करनी है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से होकर के जाएगी। इस लाइन का नाम है एक्स और एक्स डैश, ऑब्वियसली ये एक्स एक्सिस ही होती है, और एक लाइन ऐसे परपेंडिकुलरली थ्रू द पोल ऐसे खींच देना बेटा, जो कि ऑब्वियसली क्या नाम होता है इसका? वाई वाई डैश होता है। आप जानते हो जहां पर ये दोनों एक्स और वाई क्रॉस करते हैं, इसको हम कह देते हैं ऑरिजिन। क्या कहते हैं मेरे लाल? इसको ऑरिजिन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ऑरिजिन। और अकॉर्डिंग टू द रूल ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है मेरे लाल, है ना। तो हमने क्या पढ़ा था? अब आप देखो, इसका जो फोकल लेंथ है, इसका फोकल लेंथ है, ऐसे लिख लो पूरा, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? u हो गया। ऐसे दूसरा ले लो, द डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्या ले लो मेरे लाल? डिस्टेंस ऑफ इमेज को क्या b से लिखते हैं, और फोकल लेंथ को किससे लिखते हैं बेटा? फोकल लेंथ को लिख लो मेरे लाल, फोकल लेंथ को f से लिखते हैं। चलो ठीक, अब इसमें देखते हैं, क्वाड्रेंट में आ जाओ, है ना। अब आप देखो, जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है भाई, हमारा जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो u है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट किस चिन्ह में पड़ता है? तो सेकंड का अगर ये वाला देखो x पहले देखो तो ये माइनस में पड़ेगा, और दूसरा y प्लस में, है ना। तो आगे वाला देखा जाएगा, हमेशा x की बात देखी जाएगी बेटा। किसकी देखी जाएगी? x की बात देखी जाएगी। तो x हमारा किस में है? देखो माइनस में है, तो इसलिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट किस में हो गया बेटा? माइनस में हो गया। ठीक है मेरे लाल। अब इसी प्रकार से आप इसमें आ जाओ, अगर देखो जो हमारा डिस्टेंस ऑफ इमेज पड़ता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो याद करो फर्स्ट क्वाड्रेंट किसमें था? प्लस और प्लस में था, तो इसलिए इसका पहले वाला देखोगे, पहले वाला जो ये पहले वाला है वो x है, जो दूसरे वाला है वो y है, तो पहले वाला हमेशा देखा जाएगा वो क्या है? प्लस है। तो इसलिए डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होगा बेटा? वो प्लस होगा। ऐसे अगर चौथे की बात करो तो ये किस में होता है? चौथे की बात करो तो ये प्लस होता है, और चौथे की हमारा f किस में है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमारा है आपका चौथे क्वाड्रेंट में, तो तीसरा किस में? अगर चौथा बात करो तो ये क्या होता है? प्लस होता है ना बेटा, और ये माइनस होता है, तो प्लस और माइनस। तो पहला वाला क्या है? प्लस, इसलिए फोकल लेंथ भी किस में होगी मेरे लाल? प्लस में होगी, है ना। तो आप देख पाए कि क्वाड्रेंट के हिसाब से अगर हम देखें कॉन्वेक्स मिरर के केस में बेटा, तो जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है वो u माइनस में होगा, बाकी b और f किस में होंगे बेटा? आपके प्लस में होंगे। तो इसमें न्यूमेरिकल लगाने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इसको शॉर्टली आप बढ़िया से ऐसे नोट करके रख लो कि जो u होगा वो किस चिन्ह में होगा मेरे लाल? ऐसे नोट करके रख लो, u किस में होगा, f किस में होगा और b किस में होगा। किसके केस में? कॉन्वेक्स मिरर के केस में तो u हमेशा माइनस होगा, बाकी ये दोनों प्लस होंगे। ये न्यूमेरिकल लगाने में काम आएगा। और इसके पीछे वाले में भी शॉर्ट में बता दें, जो आपका u, b और f होगा, जो
ये तीनों कॉनकेव मिरर के केस में क्या होंगे मेरे लाल, सब माइनस में होंगे। किसमें होंगे, ये भी माइनस में होगा, ये भी। अभी हमने इसमें भी आपको अच्छे से मैथमेटिक्स लगा करके आपको बताने का प्रयास किया था। तो आशा करते हैं कि दोनों साइन कन्वेंशन वाले केस, दोनों कॉन्वेक्स मिरर के केस में और कॉनकेव मिरर के केस में बच्चों समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे भी चलते हैं। तो जिस पर न्यूमेरिकल लगाना है वो अगला टॉपिक है मिरर फार्मूला। अभी आप कह रहे थे ना कि सर इतना बता डालें आप, न्यूमेरिकल किस पे लगाएंगे, कौन से फार्मूले पे लगाएंगे। तो आइए न्यूमेरिकल किस फार्मूले पे लगाना है वो हम आपको बताएंगे। ये है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला कैसे लिखेंगे, तो द रिलेशन बिटवीन the distance of object u comma the distance of image comma the distance of image को किससे लिखते हैं बेटा, v and the focal length f is called mirror formula, ठीक है बेटा। ये कह रहा है कि जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u है और डिस्टेंस ऑफ इमेज b है और फोकल लेंथ f, इन तीनों में जो संबंध है ना, उसी को मिरर फार्मूला कहते हैं। आपके पेपर से पहले जब ये सिलेबस नहीं चेंज हुआ था तो इस फार्मूले को डेरिवेट करने को भी आपके एग्जाम में आता था, लेकिन वो डेरिवेट नहीं करना है, डेरिवेशन हटा दिया गया है। इसलिए सिर्फ आप ये सीधा फार्मूला आप ऐसे जान लो कि ये वाले फार्मूले पे आपको न्यूमेरिकल लगेगा और इसी को क्या कहते हैं मेरे लाल, मिरर फार्मूला के नाम से जाना जाता है। इसी को मेरे लाल मिरर फार्मूला के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, अच्छे से समझ लो इसको अच्छे से। ये मिरर फार्मूला आपका यही है, इसी को मिरर फार्मूला कहते हैं। ये डेरिवेट करने को भी आता था, लेकिन अब डेरिवेट करने को आपके सिलेबस में नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ ये बता दिया गया कि जो रिलेशन है ये तीनों में, और ये तीनों से एक फार्मूला बना दिया गया, इसी को मिरर फार्मूला के नाम से जाना जाता है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा और सारे न्यूमेरिकल आपको इसी पे देखने को मिलेंगे भी बेटा, है ना। इसके बाद एक और टॉपिक आएगी कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है ना बेटा, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो इसकी भी बहुत सुंदर डेफिनेशन हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे इसको करेंगे। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है हम आपको बताते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से बताते हैं, जो कम समय में वन शॉट में होना चाहिए वही बताते हैं। तो ये आपने देख लिया एक हमारा कॉनकेव मिरर है, इस एक इमेज फॉर्मेशन का हमने सेटअप बना रखा है। तो इसको बेटा कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे बेटा, ये ऑब्जेक्ट रखी है और इसका आई कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है। ठीक है बेटा, आई ये बन रहा है। अब जाहिर सी बात है कि आई जब ये बन रहा है तो ये इमेज है, तो पोल से इमेज का जो डिस्टेंस है वो b होता है और पोल से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो u होता है ना बेटा। तो ऐसे अगर हम आगे चलें तो यहां से एक फार्मूला या एक थ्योरी हम ये बना सकते हैं कि द रेशियो of size of image I and size of object O is called linear magnification, मैग्निफिकेशन। ठीक मेरे लाल, एकदम वन शॉट में सिंपल, जो आप एकदम बढ़िया कम शब्दों में लिख करके अच्छा नंबर ला सकते हैं, है ना बेटा। इट इज डिनोटेड बाय लेटर m, इट इज डिनोटेड बाय लेटर m, इसे लेटर m से लिखा जाता है। तो अब इसको हम बात करेंगे I अपान O बराबर B अपान I अपान O बराबर क्या कर देंगे, इसको m कर देंगे। और अगर इसी में देखा जाए तो I क्या है,
इमेज का साइज है, तो इमेज का डिस्टेंस क्या है, b है। o क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज है, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, u है। तो इसलिए जो कुल मिला के मेरा फार्मूला बनेगा वो बनेगा m बराबर I अपान o बराबर b अपान u। इसमें से तीनों फार्मूले पर न्यूमेरिकल लगाने को मेरे लाल आता है। ये हमारा तैयार हो गया लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला। अब इसके केस होंगे। केस क्या मतलब, जैसे कि अगर लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर का निकालना है तो आप देख लो कॉनकेव मिरर का कैसे निकालना है। m बराबर क्या होता है, b बाई u। तो कॉनकेव मिरर के केस में क्या होता है, देखो कॉनकेव मिरर के केस में अगर हम बात करें तो हमारा b भी माइनस में रहता है, u भी माइनस में रहता है। तो जो लीनियर हमारा मैग्निफिकेशन होगा मेरे लाल, यहाँ पर आप देखो, तो अब यहाँ पे अगर हम देख लें तो जो लीनियर मैग्निफिकेशन में जो b है वो भी माइनस में रहेगा, जो u है वो भी माइनस में रहेगा। तो इसलिए माइनस माइनस क्या होंगे बच्चा, कट जाएंगे। इसलिए m बराबर क्या आ जाएगा, b अपान u आ जाएगा। किसके केस में, कॉनकेव के केस में। अगर कॉन्वेक्स के केस में हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ये कॉनकेव का है, कॉनकेव मिरर का है बेटा। किसका है, कॉनकेव मिरर का। और अगर हम बात करें m बराबर b अपान u, तो हमारा अगर हम देख लें किसमें, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो b किस में रहता है, प्लस में रहता है, और u किस में रहता है, माइनस में रहता है। इसलिए प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, b अपान u। तो m का फार्मूला माइनस b अपान u एक किसके केस में है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में है बेटा। ठीक है ना, समझ में आया। तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन भी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये वेरी क्या करता है। देखो यहाँ के लीनियर मैग्निफिकेशन में m बराबर m इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू लग गया, और यहाँ में m इज इक्वल टू बी बाई यू लग गया। तो कई बार न्यूमेरिकल लगाते समय हमको ये प्रॉब्लम हो जाती है जिसमें हम नहीं जान पाते हैं कि कहाँ पे माइनस लगाना है कहाँ पे नहीं लगाना है। तो ये केस बनता है कि आप किस में लगा रहे हो, किस में लगा रहे हो, कॉनकेव मिरर के केस में लगा रहे हो कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में लगा रहे हो, तो ये वेरी करेगा फार्मूला। ठीक है मेरे लाल। तो आगे की जो टॉपिक है वो आगे हम चलते हैं कि देखते हैं क्या है। तो ये आज का क्लास था, और आशा करते हैं सभी प्यारे बच्चों को ये लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि कोई त्रुटि रह जाती है मेरे लाल इस लेक्चर को बनाने में, समझाने में, तो आप कमेंट बॉक्स में आप जाहिर करें, उसको बताएं, और आगे आने वाली क्लासेस में हम उसको दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छे से प्रयास करेंगे। क्योंकि लंबे समय के बाद हम आज ये वीडियो बना रहे हैं, तो हो सकता है कि बोलने में कोई फंबल आ गया हो, कोई त्रुटि हो गई हो, या लिखने में या कोई चीज़ भूल चूक हो गई हो, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप उससे ज़रूर मुझे बताइएगा, अवगत कराइएगा कमेंट में, और हम उसको अच्छे से दूर करने का आगे आने वाली वीडियो में प्रयास करेंगे। और ये आज का लेक्चर नंबर 8 था, और इसी के साथ में आपका पहला चैप्टर फिजिक्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म हो जाता है। ठीक, और इसके न्यूमेरिकल बचेंगे जो कल के आने वाली वीडियोस में हम इसके इम्पॉर्टेंट वन शॉट न्यूमेरिकल प्रयास करेंगे करने का, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ उन्हीं न्यूमेरिकल को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और लगाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो लेक्चर्स आएंगे वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के आएंगे, और वो भी सब वन शॉट ही रहेंगे। उसमें बहुत ही ज़्यादा कोई कुछ नहीं पढ़ना है, जितने क्वेश्चन का आंसर जितने में बनना चाहिए उतने में हम प्रयास करेंगे आपको कराने का। और ये 2 महीना है, 2 महीने में आप अपने आगे आने वाले लेक्चर हैं उनको रिवीजन के तौर पर आप देखिएगा, है ना, कि रिवीजन हमारा हो रहा है। बाकी सब बच्चे तो आप पढ़ ही लिए होंगे, बस रिवीजन के तौर पर, रिफ्रेशमेंट के तौर पर ये लेक्चर को देखिएगा, और आशा करते हैं कि आपको बहुत मजा आएगा। तो आप इस लेक्चर का अगर आपको PDF प्राप्त करना है तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप ग्रुप दे दूंगा, या पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, उसमें आप जो है उस पर व्हाट्सएप पे कमेंट करिए, मैसेज करिए, वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। या टेलीग्राम चैनल इसी नाम से है, ध्रुवा करियर इंस्टीट्यूट के नाम से, आप उस पर जा करके अगर आप मैसेज करेंगे तो वहाँ पर भी आपको PDF मिल जाएगा एज इट इज़। और ये छोटा मोटा जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम अपना पेज है उस पर जा करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपडेट रह सकते हैं बेटा। बाकी आप जो है अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आप हमसे जुड़े रह सकें, और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो पाए। तो मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।